हेलो एवरीवन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट हमने कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 22 तक, और इस वाले में अब हम उससे आगे देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा था कि हमने उसे कई सारे सेक्शन में क्लासिफाई किया हुआ है। तो अगला क्लासिफिकेशन आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंडर में दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 23 जो है वो बेसिकली बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रोहिबिशन की। ठीक है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते होंगे ना कि उनका व्यापार होना, उनको बेच देना, छोटे छोटे बच्चियों को अलग अलग पर्पस के लिए बेच देना। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह इलीगल तरीके से ले जाना, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, तो इसका प्रोहिबिशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी सीधे सीधे मनाही है। और जो फोर्स्ड लेबर है, ठीक है ना, जैसे हिंदी में बंधुआ मजदूरी कहते हैं, जो फोर्स्ड लेबर है, आप किसी से काम करवाओ और उसे उसका पैसा ना दो। ठीक है ना, बिना पैसे का आप उससे काम करवाओ, या जो मिनिमम अमाउंट है, जो इसे बेसिक मिनिमम वेज बोलते हैं जिसको, आप वो भी ना दो। ठीक है ना, तो वो फोर्स्ड लेबर होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी प्रोहिबिशन है। तो आर्टिकल 23 में दो चीज़ों का प्रोहिबिशन है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और दूसरा फोर्स्ड लेबर का। ठीक है ना, अगले आर्टिकल की अगर बात करें तो 24, इसमें किस चीज़ का है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। देखिए, चिल्ड्रन क्या होते हैं? ये एक चीप लेबर का काम करते हैं। ठीक है ना, जैसे पुराने के टाइम में, इंडस्ट्रियल टाइम में, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह चले थे, तो उस टाइम पे छोटे छोटे बच्चों को बहुत हायर किया जाता था उन्हें, और कम पैसों में उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, तो इससे उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का मतलब 14 ईयर्स की एज तक के बच्चों को चिल्ड्रन माना गया है। तो उन लोगों को किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, इसका सीधे सीधे प्रोहिबिशन है। और अगर 14 से 18 साल का बच्चा है तो उनका हैजर्डस इलाके में, ठीक है ना, जो डेंजरस होते हैं, ठीक है, जैसे कि फायर क्रैकर के जो होते हैं, जो डेंजरस माइंस होती हैं, वहाँ पे उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। अगर ये प्रोहिबिशन न हो तो इससे चिल्ड्रन का बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और ये वही राइट्स हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 23 किस चीज़ की बात करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने की बात करता है, और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करने की बात करता है। और आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें तो ये जो बच्चे हैं उनका फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट की उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं यार, पढ़ने लिखने की उम्र है, तो इस वजह से प्रोहिबिशन दिया हुआ है। अगर हम अगले सेक्शन की बात करें तो अगला सेक्शन आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसके अंदर 4 आर्टिकल आते हैं, 25, 26, 27 और 28। एक एक करके देखते हैं। 25 में बेसिकली क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, एक इंडिविजुअल चाहे तो उसे पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ठीक है, उसे प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे तो उसके प्रोपगेशन में एफर्ट भी दे सकता है। ठीक है ना, इसकी उसे पूरी फ्रीडम है। कोई फोर्स नहीं कर सकता कि यही पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है। ठीक है ना, इस चीज़ की पूरी फ्रीडम है। अच्छा, अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, किसी रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई ना कोई रिलीजन फॉलो करना ही है। अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना। ठीक है ना, तो उसकी भी आपको फ्रीडम इसी में है। ठीक है, ये था आर्टिकल 25 कि आपको कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने की पूरी फ्रीडम है, और अगर चाहें तो नहीं भी फॉलो कर सकते, कोई फोर्स नहीं करेगा कि नहीं, यू मस्ट फॉलो एटलीस्ट रिलीजन। तो अगला आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है 26। ठीक है, जिसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है ना, आप कोई भी कोई अगर रिलीजन आप फॉलो करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर इवेंट है, कोई भी अगर लेट्स से कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उस हिसाब से उसके लिए आपको पूरी फ्रीडम है। ठीक है ना, कोई चैरिटी इवेंट है या कोई भी है, उसके प्रोपगेशन से रिलेटेड अगर कोई अफेयर आपको कंडक्ट कराना है तो आप उसको कंडक्ट करा सकते हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड, आपको उसकी पूरी फ्रीडम है। ठीक है, तो ये हो गया 26।
अगले आर्टिकल की बात करते हैं 27। तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना। कुल मिला के रिलीजियस टैक्स से आपको पूरी छूट है। आप अगर चाहें तो मतलब किसी भी इंडिविजुअल को एक रिलीजियस टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इससे लेकर पूरी फ्रीडम है। जैसे पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि जैसे रिलीजियस टैक्स हुआ करते थे ना, कोई एक पर्टिकुलर रीन आई तो वो अपने ही फेथ को सब बरकरार रखते हुए बाकियों के फेथ पे टैक्स लगा दिया करते थे कि, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आपके ऊपर किसी भी तरह का रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया जा सकता, इससे फ्रीडम है आपको। अगले आर्टिकल की अगर हम बात करें तो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो स्टेट के फंड से मैनेज होता है, ठीक है ना, तो उन इंस्टीट्यूशंस में, वो इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के फंड से मैनेज होते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। ये चीज़ है। अच्छा, अगर कोई रिलीजियस स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है भी और वहाँ पे अगर कोई रिलीजियस वर्शिप हो रही है, तो आप चाहें तो उस रिलीजियस वर्शिप में पार्टिसिपेट करने से आप मना भी कर सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, ठीक है ना। और अगर आप माइनर हैं, ठीक है, माइनर का मतलब आपकी एज कम है, ठीक है, काफ़ी कम है, तो उस केस में आपके गार्जियन आपके बिहाफ पे मना कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो चाहें तो परमिट कर सकते हैं, चाहें तो मना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के 4 आर्टिकल हैं। 25 में क्या है, आप जो चाहे वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। 26 में आप उस अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी अफेयर मैनेज कीजिए, आपको उसकी पूरी फ्रीडम है। 25 में अगर देखें आपको रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो साथ ही में आपको ये भी फ्रीडम है कि अगर आप चाहें तो आप कोई भी रिलीजन मत फॉलो करिए, ठीक है ना, इसकी भी आपको फ्रीडम है। 26 में आप कोई भी रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। 27 की अगर हम बात करें तो आपके ऊपर कोई भी, आपको रिलीजियस टैक्स से पूरी फ्रीडम है, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपसे रिलीजियस टैक्स नहीं मांगा जा सकता। 28 में अगर हम बात करें तो वो इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के फंड से मैनेज किए जाते हैं, उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। और अगर कोई रिलीजियस वर्शिप चल रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करने से मना भी कर सकते हैं। और अगर आप माइनर हैं तो आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स से डिसीजन, आपके गार्जियन आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन था वो था रिलीजन से रिलेटेड जो हमारे पास राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये उनका सेक्शन था। अगले सेक्शन की अगर हम बात करें तो आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है ना। एक तो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है जिसमें हमारे क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसीज एंड बुद्धिस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। और एक होती है लैंग्वेज से रिलेटेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। इसमें वो माइनॉरिटीज़, वो लोग आते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ही डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना, बहुत ही यूनिक है, उनकी स्क्रिप्ट बहुत डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना, उनका कल्चर बहुत यूनिक है, तो उन लोग को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में डाला गया, ठीक है। तो 2 टाइप की माइनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड है, एक है रिलीजियस और एक है लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में ये जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए ये सेक्शन बेसिकली बनाया गया है। तो अगर आर्टिकल 29 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है ना। ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, ये अपने उस कल्चर का, अपनी उस स्क्रिप्ट का, अपनी उस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज का, उनको प्रोटेक्ट करने की इन्हें पूरी फ्रीडम है, ठीक है ना। कुल मिला के ये माइनॉरिटीज़ जो हैं, ये इनकी जो भी यूनिकनेस है, जो इनकी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, इनका जो भी कल्चर है, उसके प्रोटेक्शन की इन्हें पूरी फ्रीडम है, ठीक है ना। ये उनके इंटरेस्ट के, माइनॉरिटीज़ का जो इंटरेस्ट है, उनके प्रोटेक्शन की बात इसमें बोली गई है, ठीक है। और अगर आर्टिकल 30 की बात करें तो ऑफकोर्स अब आपको अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। आपको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि उसको वैसे ही बनाए रखना है और उसको प्रोपेगेट भी करना है। तो उसके लिए आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगी ना, तो उसके प्रोपेगेशन के लिए अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना, उस लैंग्वेज के प्रोपेगेशन के लिए, उस रिलीजन के प्रोपेगेशन के लिए अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, उस लैंग्वेज या फिर उस कल्चर के लिए अगर आपको कोई एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है, तो उसकी भी आपको पूरी फ्रीडम है, ठीक है ना। ये आपका राइट है एज अ माइनॉरिटी, ठीक है, एज अ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपका ये राइट है कि आप अपने उस कल्चर को, उस लैंग्वेज को, उस स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है।
तो 29 में क्या है कि माइनॉरिटीज़ के जो भी हैं इन सबको, माइनॉरिटीज़ को अपनी उस लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है। और 30 क्या बोल रहा है कि उस नॉलेज को, उस लैंग्वेज को प्रोपगेट करने के लिए आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला जो सेक्शन रह जाता है फंडामेंटल राइट का, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, उसी में रिट्स भी आता है, तो वो हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।